कोविड-19 से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया वाराणसी और मिर्जापुर का दौरा। अधिकारियों को संक्रमण से निपटने के लिए दिए जरूरी निर्देश। कहा, टीकाकरण और जांच के लिए भी लोगों को करें जागरूक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की। कहा, भारत में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी। कोरोना के सक्रिय मामलों में आ रही है कमी। देश भर में कोरोना संक्रमण के खिलाफ अभियान के आए बेहतर नतीजे सामने। संक्रमण के नए मामलों की संख्या 2 लाख से भी कम है। और चक्रवाती तूफान यास को लेकर सतर्कता बढ़ी। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिंह। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दौरे पर वाराणसी पहुंचे। उन्होंने बीएचयू के एमपी थिएटर परिसर में भारतीय सेना के डीआरडीओ द्वारा बनाए गए 750 बेड के कोविड अस्पताल एवं सर सुंदरलाल चिकित्सालय बीएचयू में बनाए गए ब्लैक फंगस वार्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बीएचयू के आयुर्वेदिक विभाग में बने ब्लैक फंगस वार्ड में भर्ती महिला मरीज लीलावती देवी के तीमारदार से व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। गौरतलब है कि कोविड की दूसरी लहर के दौरान कोरोना संक्रमित मरीजों को तत्काल बेड एवं बेहतर चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता हेतु भारतीय सेना के डीआरडीओ द्वारा बीएचयू के एमपी थिएटर मैदान परिसर में 750 बेड का ये कोविड अस्पताल रिकॉर्ड 16 दिनों के अंदर तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर कल वाराणसी पहुंचकर काशी कॉरिडोर का निरीक्षण कर गरीबों को राशन पैक का वितरण किया। मंदिर कॉरिडोर परिसर में निरीक्षण कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अधिकारियों से कॉरिडोर के निर्माण से संबंधित कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नीलकंठ तिवारी व निबंधन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल, वाराणसी के मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने कॉरिडोर के कार्य प्रगति के विषय में संपूर्ण जानकारी से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मिर्जापुर में पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में बने हेलीपैड पहुंचे, जहां मौजूद अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। उसके बाद वे तुरंत मंडली चिकित्सालय में नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण करने पहुंचे। इस ऑक्सीजन प्लांट से लगभग 300 बेडों पर ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। कोरोना काल में कोविड-19 के मरीजों के लिए जहां ये संजीवनी साबित हो रही है, वहीं कोविड मरीजों को भी इसका लाभ मिल रहा है। इसके बाद उन्होंने मंडलीय चिकित्सालय का निरीक्षण किया और उसके तुरंत बाद गांव का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों के बीच उन्होंने चौपाल लगाकर कोरोना से कैसे बचा जाए इसके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अगर किसी को सर्दी, खांसी, बुखार होता है तो वो दवा देकर सही हो जाएगा, परंतु यदि कोविड-19 हो गया है तो उससे समय पर उपचार नहीं मिला तो उसके लिए मुसीबत हो सकती है। इसके लिए निगरानी समिति का गठन किया गया है। फर्स्ट वेव के समय ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ मंत्र दिए थे देश को, उसके अनुरूप कार्रवाई करने की तैयारी और उस आधार पर जब भी जहां पर भी कार्रवाई की गई उसके बेहतर परिणाम आए हैं। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और आबादी के सबसे बड़े राज्य की चुनौती भी उतनी बड़ी थी। फर्स्ट वेव के समय 40 लाख माइग्रेंट लेबर यूपी में आए थे। उनका व्यवस्थित पुनर्वास, उन्हें कोविड महामारी से बचाव और ये प्रयास निरंतर हमारे चले। फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव सामान्य थी, लेकिन संक्रमण फर्स्ट वेव की तुलना में सेकेंड वेव में 30 से 50 गुना अधिक थी और इसके कारण ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ गए। अचानक ऑक्सीजन की डिमांड हुई। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ऑक्सीजन की इस डिमांड को ध्यान में रख करके उस समय तो भारत सरकार के सहयोग से ऑक्सीजन एक्सप्रेस और एयरफोर्स के विमानों के माध्यम से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को हर जनपद तक पहुंचाने की कार्रवाई हुई
बहुत सारे जनपदों ने बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट को अपने यहां संचालित करके स्थानीय स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में मदद की। लेकिन भविष्य की चिंता हमारे सामने है। हर जनपद ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्लांट आज हर जनपद के अंदर लग रहे हैं और हमने हर जनपद को कहा है कि एक नोडल अधिकारी इसके लिए तैनात करिए जो केवल ऑक्सीजन प्लांट को स्थापित करने के लिए वहां पर निरंतर उसकी समीक्षा कर सकें, उसकी मॉनिटरिंग कर सकें और उन्हें समय सीमा के अंदर स्थापित कर सकें। ये कार्रवाई प्रारंभ हुई है। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में 25 अप्रैल से लेकर के 10 मई के बीच में 1 लाख पॉजिटिव केस प्रतिदिन आएंगे। उत्तर प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 30 लाख से ज्यादा हो जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में पूरी टीम ने कोविड प्रबंधन का एक बेहतर उदाहरण प्रस्तुत किया और इसके तहत टेस्ट एंड ट्रीट का जो फार्मूला आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को दिया था, हम लोगों ने इसको प्रभावी ढंग से लागू किया। प्रदेश में फर्स्ट फेज में जो फर्स्ट वेव आई थी उस समय एक्टिव केस 67,000 तक पहुंचे थे। सेकेंड वेव में 3,10,000 तक पहुंची। हमने दोनों बार विशेषज्ञों के द्वारा जो आशंका व्यक्त की जा रही थी उसको निर्मूल साबित किया। जो आशंका व्यक्त की जा रही थी कि सेकेंड वेव में यूपी के अंदर प्रतिदिन 1 लाख पॉजिटिव केस आएंगे, हम लोगों ने इसको 38,000 तक सीमित रखा और आज 3,10,000 के एक्टिव केस घट करके प्रदेश में 69,000 मात्र रह गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस बैठक में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महासचिव भी उपस्थित थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारिणी बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि बोर्ड ने कोविड टीके की निष्पक्ष और समान पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयास करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि बोर्ड वैश्विक स्वास्थ्य पर कोविड-19 के प्रभाव पर चर्चा कर रहा है। बोर्ड ने सिफारिश की है कि 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा को कोविड-19 महामारी से मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव से निपटने की तैयारियों और उपचार की रिपोर्ट पर विचार करना होगा। बोर्ड ने 2013 से 2030 तक की अवधि के लिए व्यापक मानसिक स्वास्थ्य कार्य योजना का समर्थन करने की भी सिफारिश की। बोर्ड ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया ताकि वायरस के पशुजन्य स्रोतों की पहचान की जा सके। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि बोर्ड ने सदस्य देशों से मधुमेह का जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में निदान करने के लिए प्रेरित करने का भी निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि बोर्ड ने सिफारिश की है कि साल 2030 तक गैर संचारी रोगों के नियंत्रण और रोकथाम के लिए वैश्विक कार्य योजना की रूपरेखा तैयार की जाएगी। देश भर में कोरोना संक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के कारण देश में नए मामलों की संख्या आज 2 लाख से भी कम आई है। पिछले 8 दिनों में ये संख्या 3 लाख से कम आ रही थी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक कल देश भर में कोरोना के 1,96,427 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 3,26,850 मरीज उपचार कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 25,86,782 है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 3,511 लोगों की मृत्यु हुई है। वहीं मृतकों का कुल आंकड़ा 3,07,231 हो गया है। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 19,85,38,000 से अधिक कोविड टीकों की खुराक दी गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 24,30,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं।
चक्रवाती तूफान यास पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में गहरे चक्रवाती तूफान में बदल गया है। ये तूफान पिछले 6 घंटे से उत्तर की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ा है। इस तूफान के अगले 12 घंटे में काफी गहरे चक्रवाती तूफान में बदल जाने की संभावना है। ये तूफान आज सुबह 5:30 बजे के करीब ओडिशा के पारादीप से करीब 320 किलोमीटर दूर बालासोर से 430 किलोमीटर दूर मौजूद था। उत्तर की ओर बढ़ते हुए इस तूफान ने 26 मई तक ओडिशा के उत्तरी तट से टकराने की आशंका है। चक्रवाती तूफान को देखते हुए ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में बारिश होने की चेतावनी जारी की गई थी। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके दीघा में आज सुबह एकाएक मौसम बदल गया। वहां बारिश शुरू हो गई। तेज हवाओं के कारण समुद्र में लहरें बनती हुई दिखाई दे रही हैं। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी के कारण नावें तटों पर खड़ी हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में भी चक्रवाती तूफान यास के प्रभाव से बारिश जारी है। राज्य में जारी लॉकडाउन के बीच पुलिस कोरोना नियमों का पालन ऐसी स्थिति में भी करा रही है। चक्रवाती तूफान को देखते हुए पश्चिम बंगाल, ओडिशा में कई जगहों पर एनडीआरएफ के दलों की तैनाती की गई है। एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने बताया कि पश्चिम बंगाल में 10 और दलों को तैनात किया गया है। इस तरह पश्चिम बंगाल में कुल 45 टीमों की तैनाती की गई है। अब तक कुल 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 109 टीमें तैनात की गई हैं, जिसमें ओडिशा के लिए 52 टीमें तैनात की गई हैं। अयोध्या में इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ने अपनी प्रस्तावित परियोजना के नक्शे की ड्राइंग को अयोध्या विकास प्राधिकरण को सौंप दिया है। अयोध्या फैसले के तहत धन्नीपुर में सुप्रीम कोर्ट को दी गई 5 एकड़ भूमि पर एक मस्जिद और अन्य सुविधाएं विकसित की जानी हैं। ट्रस्टी कैप्टन अफजाल अहमद ने खान अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की और अयोध्या मस्जिद ट्रस्ट की प्रस्तावित परियोजना के बारे में चर्चा की। उन्होंने बताया कि 11 सेटों में नक्शे अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह को सौंपे गए हैं। ट्रस्ट ने मानचित्र की स्वीकृति के लिए प्रोसेसिंग फीस के रूप में 89,000 रुपए भी जमा करा दिए हैं। उन्होंने आयकर विभाग से इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन को ATG का टैक्स छूट प्रमाण पत्र जारी न करने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। प्राधिकरण को नक्शा हम लोगों ने सबमिट किया है, वो काफ़ी बड़ा है और उसकी फीस भी 89,000 हम लोगों ने जमा कर दी है। नक्शा बड़ा होने के कारण वो ऑनलाइन नहीं एक्सेप्ट हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि इसको ऑफलाइन एक्सेप्ट करके इसको पास किया जाए, जिसको उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसा किया जाएगा। हापुड़ जनपद के ग्रामों में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को रोकने के उद्देश्य से गांव हुमायूंपुर में बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में कोविड वैक्सीन टीकाकरण का उद्घाटन किया। गांव के लोगों को अब कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए गांव में ही सरकार की तरफ से वैक्सीन की सुविधा मिल रही है। गांव के ग्रामीण वैक्सीन लगवाने के लिए टीकाकरण केंद्र पहुंच रहे हैं और वैक्सीन लगवा रहे हैं। सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने बताया कि लोगों को मास्क लगाना, हाथों को सैनिटाइज करना और सावधानी बरतने के लिए खुद ही जागरूक होना पड़ेगा। अब गांव में भी काफी लोग टीका कराने के लिए काफी जागरूक हैं और अभी मैं देख रहा हूँ 20 से 25 लोगों ने ऑलरेडी करा चुके हैं अभी। और जो हमारा टारगेट है कि दोनों गांव में जितने ज्यादा लोग हो पाएंगे सबको टीकाकरण करा दिया जाएगा। 20-25 लोगों को अब तक हो चुका है और मेरे को लगता है शाम तक 200 के आसपास हमारे गांव में टीकाकरण हो जाएगा। 200 IIT कानपुर ने कोरोना महामारी काल में मेडिकल आपात स्थिति का सामना कर रहे छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोविड-19 रिलीफ फंड की शुरुआत की है। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर अभय करंदकर ने अनुसार योगदानकर्ताओं के सहयोग से संस्थान ने 3 सप्ताह में ही 700 से भी अधिक लोगों की मदद से 1 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि जुटा लिया है। उन्होंने जरूरतमंद छात्रों द्वारा अपने परिवार के सदस्यों के इलाज के लिए पैसे की जरूरत पड़ने पर संस्थान से मदद करने की गुहार लगाई थी, जिसको संज्ञान में लेकर संस्थान द्वारा कोविड-19 रिलीफ फंड की शुरुआत की गई और जरूरतमंद छात्रों की मदद की जा रही है। उन्होंने बताया कि कमेटी के सदस्यों द्वारा जरूरतमंद छात्रों के आवेदन पर निर्णय लेने के बाद सहायता राशि प्रदान की जाएगी। छात्रों ने इस संस्थान से गुहार लगाई थी कि संस्थान यदि उनकी मदद करेगा तो काफी अच्छा रहेगा। तो फिर हमने इस संबंध में विचार कर एक कोविड-19
रिलीफ फंड लॉन्च किया और मुझे बड़ी खुशी है कि 3 हफ्ते में ही 700 से अधिक लोगों ने, उसमें से एल्यूमिनाई हैं, नॉन एल्यूमिनाई भी हैं, कुछ हमारे फैकल्टी और स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया और हम 1 करोड़ भी अधिक की धनराशि को जुटा पाने में समर्थ रहे हैं। अभी हमने करीब 8 से 10 छात्रों की सीधे तौर पर मदद की है, जिन्हें जो है तत्काल रूप से पैसों की आवश्यकता थी और अभी इस तरह की एप्लीकेशंस और भी आ रही हैं और हमने एक कमेटी का गठन किया है जो इन सब एप्लीकेशंस पर गौर करके जिनको मदद की जरूरत है उनकी मदद कर रही है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री पंचायती राज भूपेंद्र चौधरी ने कन्नौज पहुंचकर राजकीय मेडिकल कॉलेज में निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यदायी संस्था को शीघ्र ही प्लांट चालू करने के निर्देश दिए। मंत्री पंचायती राज ने अधिकारियों के साथ कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि कोरोना को नियंत्रण में किया जाए, जिसके चलते गांव-गांव टेस्टिंग कराई जा रही है। उन्होंने ग्रामीणों से आह्वान किया कि गांव में दुर्भाग्य से हुई मृत्यु के बाद शव का अंतिम संस्कार करें। इसके लिए सरकार 5,000 रुपए खर्चा दे रही है। जिले में जो कोरोना को लेकर सरकार की तैयारी है, उस सरकार की तैयारी के 19-20 विषय हैं जिनकी मैंने चर्चा आपसे की है। उन सभी विषयों पर अधिकारियों से बैठकर, स्वास्थ्य विभाग के लोगों से बैठकर चर्चा की है और चर्चा में जो जो काम करने हैं, आगे कामों करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं और सरकार के द्वारा जो ऑक्सीजन प्लांट जहाँ जहाँ लगाए जाने हैं, तो ऐसे 2 प्लांट का काम मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। सिविल वर्क पूरा हो चुका है, उसका भी मैंने निरीक्षण किया है और आने वाले जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उसकी तैयारी की भी समीक्षा की। फिरोजाबाद में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से लॉकडाउन में लाखों गरीबों को लाभ मिल रहा है, जिससे कोई भी भूखा नहीं सो रहा है। विभाग राशन दुकानों पर चेकिंग कर रहा है। एक डीलर के यहां खाद्य सामग्री कम पाए जाने पर दुकानदार के खिलाफ FIR दर्ज कराकर दुकान को निलंबित कर दिया गया है। फिरोजाबाद जिले में कुल 4,44,346 राशन कार्ड हैं, जिनमें 1,40,463 शहरी व 2,97,883 ग्रामीण राशन कार्ड शामिल हैं। गुरुवार से अब तक 3,51,934 राशन कार्ड धारकों को 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से गेहूं व चावल का वितरण किया जा चुका है, जिनमें से 1,20,399 शहरी एवं 2,31,535 ग्रामीण राशन कार्ड शामिल हैं। जिला फिरोजाबाद में ग्रामीण क्षेत्र में 2,97,883 राशन कार्ड हैं, जिसमें से 24/5/2021 के 3:30 बजे तक 2,31,535 राशन कार्डों पर आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से कार्ड धारकों को राशन वितरण किया जा चुका है, जो कुल राशन कार्डों का 77.73% है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में 1,46,467 राशन कार्डों में से 1,20,839 राशन कार्डों पे अभी तक वितरण किया जा सका है, जो 82.50%। राशन वितरण बहुत सुचारू रूप से माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और खाद्य आयुक्त महोदय तथा जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क पहना के उपभोक्ता पहने जाते हैं। उचित दर विक्रेता उनके मशीन चलाने वाले मास्क पहने जाते हैं। साबुन से हाथ धुलवाने के बाद, सैनिटाइज कराने के बाद, उनको अंगूठा लगाने के बाद खाद्यान्न दिया जा रहा है। कोरोना कर्फ्यू चल रहा है, तो ये सरकार जो राशन बांट रही है फ्री, तो ये बहुत अच्छा कदम है सरकार का। और ये जो है 5 किलो 1 यूनिट पे मिल रहा है, तो मेरे 5 यूनिट है तो 25 किलो मिला है। 10 किलो चावल, 15 किलो गेहूँ। कर्फ्यू में ये अपने कोई दिक्कत नहीं है, इसके चक्कर में कोई परेशानी नहीं है, ये फ्री मिल रहा है सरकार की तरफ से। 5 किलो मिल रहा है आज 1 यूनिट पे, 6 यूनिट है, हमें 30 किलो गल्ला मिला है।
12 किलो चावल, 18 किलो गेहूँ। बहुत अच्छी है, सरकार चल रही है, व्यवस्था बहुत बढ़िया है, सरकार अपने मदद कर रही है, इससे हम लोगों का अपने बहुत बड़ी सरकार ने कदम उठाया है और ये सरकार जो दे रही है अनाज सबका भला हो रहा है, गरीबों का सबकी सहायता कर रही है और इस टाइम पर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद सरकार करे तो उतना ही अच्छा है। हम लोगों के कारोबार भी बंद है, खाने पीने को कहाँ से आए। सरकार ने ये कदम बहुत अच्छा उठाया, हम तो बहुत खुश हैं। पिछले 1 महीने में बरेली में कोरोना संक्रमण की दर तेजी से कम हुई है। दूसरी लहर के शुरुआती दौर में संक्रमण की दर 30% थी, जो अब घटकर 2.5 रह गई है। जिले में कोविड प्रबंधन के लिए बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। जिले में कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया, जिससे मेरा गांव मेरा अभियान ने अहम भूमिका निभाई है। शुरुआती दिनों में जिले में 1800 से 2200 तक मरीजों की संख्या पहुंच गई थी, पर अब ये संख्या 100 से 80 तक सिमट गई है। जिले में अभी शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े स्तर पर टेस्टिंग और दवाई का वितरण किया जा रहा है। आज के डेट में हमारा पॉजिटिविटी रेट गिरकर 2.5 हो गया है। तो हम लोगों ने विद इन 1 मंथ काफ़ी कम किया है और इसके लिए हम लोगों ने टेस्टिंग का रणनीति अपनाई, जितना मैक्सिमम टेस्ट किया जा सके। ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्रों में पहले हम लोग शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा टेस्ट कर रहे थे, बाद में ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोगों ने काफ़ी टेस्ट कराया और एक हम लोगों ने प्रयोग करा कि मेरा गाँव और मेरा अभियान होना चाहिए, कि गाँव के लोगों को जानना चाहिए। गाँव के लोग जैसे हमारे ANM हैं, आशा हैं, आंगनवाड़ी है, रोजगार सेवक, उसी गाँव के लोग हैं, तो उनको हम लोगों ने एक्टिवेट किया कि आप अपने गांव को सुरक्षित रख सकते हैं और आप यहीं के रहने वाले हैं, आपको कर्मचारी के रूप में यही नियुक्त किया गया है। और हम लोगों ने बेसिक चीज़ बताया, कैसे SpO2 का मेजर किया जाता है, कैसे थर्मामीटर ले सकते हैं हम, किस स्थिति में आपका SpO2 अगर 94 से कम है तो बिल्कुल अलर्ट हो जाना है और आपको एडमिट करना है। 90 से कम है, किसी भी स्थिति में आपको रुकना नहीं है, तत्काल भर्ती कराना है। और हम लोगों ने कंट्रोल रूम के माध्यम से ये एडमिशन में सुनिश्चित कराया। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए गोरखपुर जिले में सफाई और सैनिटाइजेशन का कार्य तेजी से चल रहा है। कोविड-19 के दौरान गांव को समय समय पर निरंतर सैनिटाइज कर साफ सफाई इत्यादि का प्रबंध प्रशासन द्वारा जिला पंचायत अधिकारी के नेतृत्व में कराया जा रहा है। गोरखपुर जनपद के 1294 ग्राम सभाओं में दवा का छिड़काव करा दिया गया है। आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ती, चौकीदार सहित सफाई कर्मी और नवनियुक्त ग्राम प्रधान के माध्यम से निगरानी समितियों को एक्टिव कर दिया गया है, जो घर घर जाकर लोगों का ऑक्सीजन लेवल जांच रहे हैं। जांच में मिले संदिग्ध लोगों की सूचना स्वास्थ्य केंद्र पर दी जाती है, जहां से स्वास्थ्य विभाग की टीम चेक करती है और लक्षण पाए जाने पर मेडिकल किट देकर क्वारंटीन रहने की सलाह दी जाती है और अधिक गंभीर होने पर अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। कि कोरोना की दूसरी लहर जो है वो पहली लहर से ज़्यादा संक्रामक थी और खतरनाक थी। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सबसे पहले जो है सोडियम हाइपोक्लोराइट और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराना शुरू किया। सभी 1294 ग्राम पंचायत और 2878 जो राजस्व गाँव हैं हमारे, सब में हम लोग ऑलरेडी 1 राउंड का छिड़काव करा चुके हैं। उसके जो मुख्य सार्वजनिक स्थल हैं वहाँ पर, उसके अलावा जैसे बाजार है, पंचायत भवन है, उसके अलावा किसी घर में अगर कोई संक्रमण पीड़ित पाया गया है, किसी को कोरोना संक्रमित है, उसके घर में हमने कराया है, उसके आसपास कराया है। इसके अलावा जो सेकेंड राउंड का छिड़काव जो है वो भी ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे। इसमें जो हम लोग हर घर में, प्रत्येक घरों में हम लोग छिड़काव करा रहे हैं, जहाँ जहाँ तक संभव हो रहा है सफाई कर्मियों के द्वारा हम लोग छिड़काव करा रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने अभी तक लगभग 14,000 लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइट का प्रयोग किया है। कल भी हम लोगों ने टैंकर से पलामू से भी 5,000 लीटर का सोडियम हाइपोक्लोराइट मंगवाया है, उसका भी प्रयोग किया जाएगा। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण को लेकर भारत बायोटेक ने कहा है कि वह जून से कोविड-19 वैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल शुरू कर सकता है। भारत बायोटेक के बिजनेस डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल एडवोकेसी हेड डॉक्टर राजेंद्र एला ने कहा कि हम जून से अपनी वैक्सीन कोवैक्सीन का चिकित्सीय परीक्षण शुरू कर सकते हैं। हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 2 से 18 आयु वर्ग के बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल करने की मंजूरी दी है। कोरोना से बचाव के लिए बरेली में ओपन वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। ओपन वैक्सीनेशन के तहत बरेली क्लब, बरेली कॉलेज और संजय गांधी कम्युनिटी हॉल में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। कोरोना से बचाव के लिए 18 से 44 वर्ष और 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का
वैक्सीनेशन मेडिकल टीम के द्वारा किया जा रहा है। वैक्सीनेशन की संख्या बढ़ाने के लिए बरेली जिले में अब तक 52 जगहों पर वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। अब तक बरेली में 18 से 44 वर्ष तक के 73,339 लोगों को और कुल वैक्सीन 2,32,773 लोगों को लगाई जा चुकी है। वैक्सीन से बहुत फायदे हैं। लोगों को गलतफहमियां हैं कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, मगर हाँ, वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो जीवन भी नहीं है। हाँ, सारे पूरे देश हम लोगों को, पूरे लोगों को लगाना चाहिए वैक्सीन। और वैक्सीन से लोग डर रहे हैं कि बीपी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी लगाई है, मेरे सारे स्टाफ के लोग, सारे नगर निगम के लोग लगवा रहे हैं। और मैं सारे लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगवाएं, उसमें सारे देश का फायदा है। इम्पोर्टेंट है। कोरोना वैक्सीन हमें एक श्योरिटी देती है कि अब हम पूरी तरीके से सुरक्षित है और हमारी बॉडी अब हमारे अंदर एंटीबॉडीज तैयार कर लेगी और हम कोरोना के खिलाफ एक सुरक्षित जंग लड़ सकते हैं, जिसमें हमारे जीत की आशाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। दूसरी चीज़, मैं बायो की स्टूडेंट भी रही हूँ, तो मुझे पता है कि कितना आवश्यक होती है ये वैक्सीन और हमारी बॉडी इसके खिलाफ कैसे रिस्पॉन्ड करती है। तो मैं सबको ये मैसेज देना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाइए। बस यही कहूँगी कि किसी को किसी से इस चीज़ से घबराना नहीं चाहिए और मुझे किसी भी तरीके की कोई तकलीफ नहीं हुई है और ये हर तरीके से सक्सेसफुल है। मैं तो ये कहता हूँ कि सारे देशवासियों को लगवाना चाहिए। इससे हम खुद सेफ हैं और दूसरों को भी सेफ कर रहे हैं। और हम कर्मचारी स्तर के लोग हैं, हर अच्छी बुरी जगह पे बैठते हैं, देखते हैं वहाँ पर गंदगी मैला उठाते हैं, तो सारे कर्मचारियों को लगाना चाहिए और खुद भी स्वच्छ रहें और दूसरों को भी बचाएं। एक नया प्रयोग माननीय जिला अधिकारी महोदय के प्रेरणा से हमने किया है, जिसमें कि हम ये जो बड़े क्षेत्र हैं हमारे, जहाँ पर खुली जगह है, जैसे संजय कम्युनिटी हॉल हो गया, बरेली कॉलेज हो गया, बरेली क्लब हो गया, ऐसी महानगर कॉलोनी में और स्पोर्ट्स स्टेडियम से हमने शुरू किया था कार्यक्रम। उसमें यह है कि ऑन व्हील भी हम इसमें टीकाकरण कर रहे हैं। जैसे कोई गाड़ी में आया, उसका टीकाकरण हमने वहीं पर कर दिया ये, और वो अपनी गाड़ी में ही ऑब्जर्वेशन उसका गाड़ी में ही रोक के कर लिया। यदि कोई दिक्कत नहीं तो उसको वापस कर दिया। यदि के पास गाड़ी नहीं तो उसको बैठने का भी इंतजाम है अपने ऑब्जर्वेशन में। तो ये प्रयोग ये किया है कि 45 साल से ऊपर वाले जिनको कि हम वहीं पर आके अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और टीकाकरण करा लें। अब आप दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश के समाचार बुलेटिन और समसामयिक विषयों के कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल DD News UP पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा www.youtube.com/DDNewsUP। अब आप दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश के समाचार बुलेटिन और समसामयिक विषयों के कार्यक्रमों को हमारे YouTube चैनल DD News UP पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा www.youtube.com/DDNewsUP। अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। कोविड-19 से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया वाराणसी और मिर्जापुर का दौरा। अधिकारियों को संक्रमण से निपटने के लिए दिए जरूरी निर्देश, कहा टीकाकरण और जांच के लिए भी लोगों को करें जागरूक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की, कहा भारत में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी, कोरोना के सक्रिय मामलों में आ रही है कमी। देश भर में कोरोना संक्रमण के खिलाफ चलाए गए अभियान के आए बेहतर नतीजे सामने, संक्रमण के नए मामलों की संख्या 2 लाख से भी कम हुई। और चक्रवाती तूफान यास को लेकर सतर्कता बढ़ी, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की मौसम विभाग ने दी चेतावनी। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।